India globally to a very, very remarkable place. Thank you very much. थैंक यू। श्री संदीप कुमार पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन सर। आज मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं इस बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता के लिए, और सबसे ज़्यादा उन वैज्ञानिकों को और उन लीडर्स को जिन्होंने इस पे कंट्रीब्यूट किया है। आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पेस मिशन की शुरुआत स्वतंत्रता से बहुत पहले हो गई थी। कलकत्ता में प्रोफेसर मित्रा थे, सीवी रमन साहब थे, और आते आते स्वतंत्रता के बाद फिर विक्रम साराभाई और होमी भाभा, इन लोगों ने एक ऐसी लीडरशिप, साइंटिफिक लीडरशिप की नींव रखी जो आने वाले समय में आज इसरो का जो आज स्वरूप देखने को मिल रहा है उसका एक प्रमुख कारण थे। 1960 में ही सबसे पहले इंडियन नेशनल कमेटी बनी थी, बाद में फिर उसका नाम इसरो किया गया था, जो जयराम जी ने बड़े डिटेल्ड में इसके बारे में बताया है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसरो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती थी और बाद में फिर उसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में बनाकर अलग किया गया और होमी भाभा को उसको सेक्रेटरी बनाया गया और विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे उनको इसका प्रमुख बनाया गया इस इंस्टीट्यूट का। ये सबको जानना चाहिए कि 10 इंस्टीट्यूशन के बिल्ड होने के 10 साल के अंदर ही सबसे पहला सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च कर दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 20 साल होते होते जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं इंडिया ने वो तैयार कर लिया था और 20वें साल के पहले ही अपने खुद के व्हीकल से अपने सैटेलाइट लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। जीएसएलवी, पीएसएलवी ऐसे लॉन्च व्हीकल हैं जिसमें देश के ही नहीं दूसरे देशों के भी जो सैटेलाइट है उसको अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम कर रही है, विदेशों के उनके लिए भी। प्रश्न आज ये नहीं है, मूल प्रश्न को समझना पड़ेगा। मूल प्रश्न क्या है कि भारत ने स्पेस साइंस में इतना अच्छा कैसे कर लिया। आज कई सारे दूसरे संस्थाएं हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, उन दूसरी संस्थाओं को क्या हुआ, वो कहां पीछे रह गए। इसरो ने ऐसा क्या, भारत ने ऐसा क्या किया स्पेस के क्षेत्र में जो इतना आगे कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक व्यक्ति, मैं भी साइंटिस्ट हूं, मैंने राजनीति में आने से पहले साइंस किया है, मैं अच्छी तरह से समझता हूं इस बात को। किसी एक साइंटिस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संस्था, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है उस संस्था को बनाने वाले लीडरशिप की। आज संभव है कि हम सबके राजनीतिक मूल्य और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद नहीं किया गया तो वो बेमानी होगी। आपको मैं याद दिला दूं, आज़ादी के बाद हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी कि कई जगहों पर खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं थे। जब देश में पर्याप्त अन्न भी नहीं था, उस समय कोई व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है कि पैसा स्पेस साइंस में लगाना है। राजनीतिक रूप से उनको बहुत विरोध हुआ होगा निश्चित रूप से, लेकिन उन सारे विरोधों को अलग रखते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक दूरदृष्टता और स्पष्टता दिखाई। इसको कहते हैं लीडरशिप। उन्होंने ऐसी लीडरशिप, आज अगर आप देखें कि भारत में और पाकिस्तान का सबसे, जहां भारत है और जहां पाकिस्तान है, उसका मूल कारण क्या है कि भारत को आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले और पाकिस्तान को पहले प्रधानमंत्री के रूप में जिन्ना मिले। यही एक दो मूल कारण है कि पाकिस्तान आज कहां है और भारत आज कहां है। हमारे कई सारे मतभेद हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में सहमत हो, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नेहरू जी ने जो काम किया उसको पूरे देश को, पूरा देश उसको मानती है, और उनकी लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अनवरत रहना होगा। आपको फिर विजन क्या था जब ये इसरो को बनाए? विजन ये नहीं था कि छाती पीट पीट के दूसरों को अपनी ताकत का एहसास कराना है। विजन ये नहीं था कि अपने आप में ताकत एकत्रित करना है। विजन ये था कि साइंस और टेक्नोलॉजी को जनमानस के हित में कैसे उपयोग किया जाएगा। यही एक उद्वेलित और अंडरलाइन रीजन था जिसके कारण नेहरू जी ने इस पर भरोसा दिखाया था। आज
जितने भी आप देखते हैं, चाहे मौसम विभाग से संबंधित जानकारी हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, और कई सारे क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके कारण ही आज दूसरे साइंस के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ पाए हैं आज के। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि क्या नेहरू जी अकेले कर पाते वो? क्या राजनीतिक परिस्थितियां अकेले अलाउ करती? संभव नहीं है। सरदार पटेल जी भी थे, उन्होंने देश में उस समय राजनीतिक स्थिरता लाई। अंबेडकर भी थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश को एक ऐसा महान कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो एक टीम वर्क होता है, किसी भी देश के विकास के लिए टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो आज मुझे लगता है गैर राजनीतिक दलों में भी और अपने खुद के राजनीतिक सभी दलों में भी इस तरीके की टीम वर्क का अभाव है। विजन बड़ा साफ था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग देश के हित के लिए करना है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, नींव का पत्थर अगर सीधा लगता है तो बाकी के पत्थर भी सीधे लगते जाते हैं और दीवार सीधी होती है। अगर नींव का पत्थर ही टेढ़ा लग जाए तो कोई कोशिश कितनी भी कर ले, दीवार फिर सीधी नहीं होती है। इसलिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, जिनमें नेहरू जी तो शामिल थे ही, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो कंट्रीब्यूशन दिया वो अभूतपूर्व था। आप सबको पता होगा कि चंद्रयान पहला जब चाइना ने अपनी एक स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च की, तब अटल बिहारी जी ने इसरो के साइंटिस्ट को यह कहा था कि भाई इसका कुछ करो, हमें भी कुछ इस पे अच्छा करना है। तब जाकर चंद्रयान प्रथम की परिकल्पना की गई। चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और फिर जाकर चंद्रयान तृतीय की उत्पत्ति हुई और उस पर सफलता मिली। कहने का यह मतलब है कि इस पूरे देश की कलेक्टिव लीडरशिप ने एकजुटता दिखाई और स्पष्टता दिखाई कि हमें इस दिशा में अग्रसर रहना है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी देश आप देख ले जो विकसित है, ऐसा क्या कारण है कि देश विकसित है और ऐसा क्या कारण है कि कुछ देश अविकसित है या विकासशील है? उसका प्रमुख कारण यही है कि जिन जिन देशों में राजनीति देश के मुद्दों पर नहीं खेली जाती है, वही देश आगे बढ़ता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो आते रहेंगे, आज एक पॉलिटिकल पार्टी, कल दूसरी आएगी, कल तीसरी आएगी, फिर कल चौथी आएगी। प्रश्न यह है कि देश से संबंधित मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। जो भी देश आज विकसित है वो ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करते। जैसे मुझे प्रसन्नता है कि इस मुद्दे पर स्पेस टेक्नोलॉजी में सभी राजनीतिक दलों ने आज तक भी, प्रधानमंत्री ने जो कहा, सभी ने अपनी एकजुटता दिखाई है। इसलिए अगर विकसित देश बनना है तो नारे देने से काम नहीं होगा, सिर्फ स्लोगनियरिंग करने से काम नहीं होगा। विकसित अगर बनना है तो उसके लिए उस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम जब भी बात करते हैं ऊपर ऊपर की बात करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? जब तक आप आधारभूत चीजों पर डेलिब्रेट नहीं करेंगे, व्यवस्था नहीं बनाएंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ सकती है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, डीआरडीओ है, आईआईटीज है, आईआईएम्स है, बहुत सारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हमारे देश में मुझे लगता है सबसे ज्यादा सरकारी रिसर्च वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि इसरो विकसित हो गया और बाकी के इंस्टीट्यूट, भाई पॉलिटिकल लीडरशिप तो उस समय भी थे, सबके लिए समान थे, फिर इसरो ही विकसित हुआ और बाकी के इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हुए? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि साइंटिफिक लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट होता है। इसरो के लिए, इसरो को जो लीडर मिले विक्रम साराभाई के रूप में और होमी भाभा के रूप में, उनके साइंटिफिक लीडरशिप ने भी जो नींव का पत्थर रखा, उसके कारण इसरो आज यहां तक पहुंची। आप एक चीज और देखिए, वर्क कल्चर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर उस इंस्टीट्यूशन का वर्क कल्चर सही है तभी इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगा। अगर वर्क कल्चर खराब हो गया तो चाहे आप चले जाओ, मैं चले जाऊं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चला जाए, ना उसको इधर कर सकता है ना उसको उधर कर सकता है। वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। तो वर्क कल्चर में ऐसा क्या हुआ इसरो में? इसरो में जहां तक मेरी थोड़ी समझ है, मेरे कई सारे मित्र भी वहां पे काम करते हैं, वहां पर डिलीवरी बेस्ड टारगेट्स होते हैं, डिलीवरी बेस्ड टारगेट होते हैं। वहां पर मेरिटोक्रेसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। भाई आप साइंटिस्टों की जब भर्ती करते हो, साइंटिस्टों को लेते हो, तो जिस तरीके से आप उनकी भर्ती करते हो, जो मानसिकता है वो आधार बनाती है। तो इसरो की जो वर्क कल्चर है वो बहुत सर्वोत्तम है हमारे देश में। अब प्रश्न ये उठता है, ये तो जान गए कि इसरो का ठीक है, लेकिन क्या उस वर्क कल्चर को दूसरी संस्थाओं में लाने का हमने प्रयास किया है?
क्या हमने कभी ऐसी कमेटी बनाई है कि हम बाकी के दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो क्यों फेल हो रही है? मैं फेल हो रही है नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर आप उम्मीद से कम परफॉर्म करते हो तो हमें उसको फेल मानना पड़ेगा। क्या आपने ये सोचा है कि हमारे देश में कितने सरकारी रिसर्च के इंस्टीट्यूशन है, उसको कितनी फंडिंग जाती है, और फंडिंग के हिसाब से कितने साइंटिस्ट है, क्या आउटपुट है? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे आउटपुट बिल्कुल जीरो है, फिर भी वो चले जा रहा है। सरकारी, हमारे गांव में ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है। आप पूछोगे कि भाई सरकारी नौकरी में क्या है, तो वो कहते जी वहां काम करना नहीं पड़ता है। मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है मैं कई लोगों से, आप मेरे से असहमत हो, लेकिन सरकारी संस्थाओं की यह परिस्थिति हो गई है कि उसको अब ऐसा जगह माना जाता है कि वहां पे काम करना नहीं पड़ेगा। अगर सारे इंस्टीट्यूशन के वर्क कल्चर को ठीक नहीं किया गया समय रहते, तो यह मानना कि भारत विकसित होगा वो एक दिवा स्वप्न होगी। और सिर्फ भाषण से, सिर्फ किसी के भी, मेरे से भी, मैं राजनीतिक दलगत में उतरकर इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को विशिएट नहीं करना चाहता हूं। आप वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं आईआईटी में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी में पढ़ने के बाद मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, मैं भी साइंटिस्ट था। साइंटिफिक जो फंडिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं मान सकता हूं कई सारी परिस्थितियां होंगी अलग अलग, वही तो लीडरशिप का परिचायक होता है। जब आपको कष्ट होता है, जब आपके पास कम पैसे होते हैं, तो कम पैसों में आप किसको कितना फंड करते हो और आपकी प्रायोरिटी क्या है, वही दर्शाता है कि लीडरशिप क्या है। जब आपके पास पूरे पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं, तो सबको बराबर बांटना ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न यही उठता है कि हम साइंटिफिक फंडिंग्स को धीरे 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 क्यों काटते जा रहे हैं? हमें बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठाना पड़ेगा कि कोई भी सरकार आए, कोई भी पार्टी आए, इन सब पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम बार बार ये कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं भी था विदेशों में 9.5 साल, 10 साल तक मैं बाहर था। मेरे मस्तिष्क में ये क्लियर था कि मुझे भारत में आना है और जो मर्जी हो जाए मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। लेकिन मेरे से भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो विदेशों में रुके। उनमें से कई वापस आए, कई वापस आके चले गए। चेयरमैन सर वापस आके चले गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब आप विदेश से अच्छी पढ़ाई करके साइंटिस्ट बन के यहां आते हो, साइंटिस्ट बनने के बाद आप क्या चाहोगे? भाई उसे लेबोरेटरी चाहिए। बिना लेबोरेटरी के साइंटिस्ट वैसे ही होता है जैसे बिना पानी के मछली और बिना भाषण का नेता। साइंटिस्ट को आप 2-2, 3-3 साल बिना लेबोरेटरी के अगर आप छोड़ दिए, तो साइंटिस्ट 2 साल में उसके काम करने की चेष्टा, उसकी सारा साइंस सब धरा का धरा रह जाता है। फिर 2 साल के बाद वो एक सरकारी नौकर बन जाता है। 2 साल बाद सिर्फ उसकी ये टेंशन रहती है कि मेरे को नौकरी कैसे बचानी है, प्रमोशन कैसे मेरा हो जाए, जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके काम कर लो, काम करके भाई प्रमोशन हो जाए, तनख्वाह तो फिक्स है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं, मैं वर्क कल्चर की बात कर रहा हूं। तो एक तो कोई वैज्ञानिकों के लिए आपको बेसिक मूलभूत जो सुविधा है वो करानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करा पाते, अगर हम ये नहीं करा पाते हैं, तो ये सोचना कि देश विकसित होगा, ये दिवा स्वप्न होगा। हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे और ताली बजाते रहेंगे। एक और चीज है मेरिटोक्रेसी। मुझे यह लगता है कि साइंस, विज्ञान, साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट, इनको अपने देश में लाना, यहां पे उनको अच्छे तरीके से प्लेस करना, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम अच्छे साइंटिस्ट लाकर उनको रिटेन नहीं कर पाए, अच्छे वर्क कल्चर नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है सारी सेलिब्रेशंस बेमानी होगी। हमने एक इसरो तो बना लिया, लेकिन सवाल एक इसरो होने से पर्याप्त नहीं है। हमें अपने देश को अगर विकसित बनाना है तो सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वर्क कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। और ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसके लिए पॉलिटिकल, हर चीज में हमें लगता है कि यार इस पे पॉलिटिक्स मत लाओ, इस पे पॉलिटिक्स मत लाओ, लेकिन अगर पॉलिटिक्स नहीं लाओगे तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पॉलिटिक्स लेकर आओ, लेकिन अच्छी पॉलिटिक्स लेकर आओ। अच्छी पॉलिटिक्स लेकर आना है, हम सबको लेकर आना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाना है। एक बार फिर मैं बधाई देता हूं इसरो के साइंटिस्ट को और देश के उन सभी साइंटिस्ट को जो कम सुविधा के बावजूद इतना प्रयास कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे चीजों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में ऐसे काम करें जो भारत को, भारत माता को विकसित और सर्वोच्च बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।